It has been a pastime for many intellectuals and diplomats to write obituaries for the United Nations since it was established in 1945 October the 24th. तो जब से यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है, इनकी मौत के चर्चे हमेशा से बाजार में गर्म रहे हैं। लेकिन पिछले कई सालों में, लगभग एक डिकेड के दौरान, जब हमने देखा कि चाइना एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरा है, तो फिर से ये जो चर्चाओं का जो बाजार है वो बहुत ज्यादा गर्म है कि क्या यूनाइटेड नेशन एक सेकेंड लीग ऑफ नेशन बन के हमारे सामने आ रहा है। वेलकम टू टेरी 360 IAS। आई एम सौरभ, और आज हम बात करने वाले हैं अगेन एक वेरी प्रोवोकेटिव इशू पे कि क्या यूनाइटेड नेशन इज बेसिकली बिकमिंग ए सेकेंड लीग ऑफ नेशंस। नाउ, जो लीग ऑफ नेशन थी, इसकी हिस्ट्री जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो लीग ऑफ नेशन जो है वो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ 1919 से निकल के आती है। वर्ल्ड वॉर वन हैज रिसेंटली एंडेड, जहां 4 करोड़ से ज्यादा मिलिट्री एंड सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं। तो इसीलिए दुनिया में, उस वक्त की दुनिया में, जो वर्ल्ड पावर्स हैं, जो कंट्रीज हैं, दे आर स्ट्राइविंग वेरी हार्ड कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हम लेके आए जिससे कलेक्टिव सिक्योरिटी दुनिया की बनी रहे और दोबारा से we should not face the flames and the dogs of war। कैसे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए, जो अनलॉफुल एग्रेशन है मेडिवल टाइम्स का, उसको डिटर, डिफीट और पनिश किया जाए। तो लीग ऑफ नेशन को इसलिए स्टैब्लिश किया गया जनवरी 10 1920 में। जो विक्टोरियस एलाइड पावर्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उन्होंने बेसिकली इसको बनाया। जो कोर आइडिया था वो कलेक्टिव सिक्योरिटी, आर्बिट्रेशन, भाई इकोनॉमिक सोशल कोऑपरेशन करना है। जो डिप्लोमेसी है उस वक्त काफी क्लोज होती थी, काफी क्लोज पैक्ट साइन किए जाते थे। तो डिप्लोमेसी को कैसे ओपन नेचर में उसको लाया जाए, और जो आर्मामेंट्स का, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कंसंट्रेशन हो रहा है पर्टिकुलरली यूरोप में, उसको कम किया जाए। इसके बेसिस पे लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, एंड दिस वाज एन अटर फेलियर। विद इन ए डिकेड हमने देखा, डिकेड और सो, कि कैसे रीआर्मामेंट हुआ यूरोप का। जो सोशल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, दैट टुक द बैक सीट। कलेक्टिव सिक्योरिटी वाज थ्रोन इन द डस्टबिन। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन जैसी बातें बिल्कुल भी इस दुनिया की वोकैबुलरी से बाहर हो गई, और अगेन बी रिवर्टेड बैक टू क्लोज्ड डिप्लोमेसी। तो लीग जो है वाज ए कंप्लीट अटर फेलियर विच रिजल्टेड इनटू द कमेंसमेंट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें 70 मिलियन, लगभग 7 करोड़ लोगों की जान गई। तो इसको डिसबैंड कर दिया गया फॉर्मली अप्रैल 1946 में। इसके जो पावर और फंक्शंस थे वो यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिए गए। तो अब ये बात उठती है कि यूनाइटेड नेशन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो लीग ऑफ नेशन के 3 प्राइमरी इंस्टीट्यूशन थे। इनका एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट था, जो सीट ऑफ लीग था जेनेवा के अंदर। इसमें बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स होते थे वेरियस स्फीयर्स के। जो डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरी होता था उसके अंदर ही काम करते थे। डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स थे, हेल्थ एंड सिक्योरिटी, वुमन, माइनॉरिटी राइट्स, एक्सेट्रा। वेन वी हैव द असेंबली, असेंबली बेसिकली जैसे आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे जो भी मेंबर्स हैं लीग के। सबके पास एक वोट होता था। तो डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया था। इसके जो सेशंस होते थे जिनेवा में होते थे, और लाइक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सितंबर में ये मिलते थे ईयरली बेसिस पे। काउंसिल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आज हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये एक काउंसिल थी, एक्सिक्यूटिव बॉडी, जो असेंबली के बिजनेस को ड्राइव करती थी। यहाँ पे 4 परमानेंट मेंबर्स होते थे, जिसमें से यूनाइटेड किंगडम था, फ्रांस था, इटली और जापान था। पांचवा मेंबर यूनाइटेड स्टेट्स को होना था। लेकिन वर्सलीज ट्रीटी के साथ साथ ये जो कवर्नेंट था हमारा लीग ऑफ नेशन का, जैसे यूएन चार्टर होता है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट था, उसको अमेरिका की कांग्रेस ने रेटिफाई नहीं किया। तो यूनाइटेड स्टेट्स नेवर बिकेम बेसिकली द मेंबर ऑफ द लीग। अमेरिकन पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड था। ये बेसिक स्ट्रक्चर था। और इसमें हम पिक्चर में देख सकते हैं सेकेंड असेंबली ऑफ लीग ऑफ नेशन एट जेनेवा। ऑल द फेसेस दे आर सिंपली गेयरिंग अप फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उसमें हमने देखा कि कैसे कितना ज्यादा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन दुनिया को झेलना पड़ा। नाउ, जो कवर्नेंट था लीग का, जैसा यूएन चार्टर है, ये शॉर्ट एंड कंसाइज डॉक्यूमेंट था। 26 सिर्फ इसमें आर्टिकल थे। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है लीग का, इसके अलावा जो कंपोजिशन है और बाकी जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं। जो प्रिंसिपल था वो ये था कि भाई कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी। जो भी कंट्री अनलॉफुली एग्रेशन कर रही है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, मिलिट्री रेज की जाएगी, और
जो पीस है और जो ऑर्डर है दुनिया में रिस्टोर किया जाएगा। हाउएवर इन प्रैक्टिस विच इज ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी, जो मेंबर स्टेट्स से उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशंस डाइल्यूट करना शुरू कर दिया। बेसिकली दे आल्सो हैड टू वेज वॉर टू प्रोटेक्ट पीस। द लीग फ्रॉम द बिगिनिंग वाज टूथलेस। 1919 का कोवेनेंट है। एवरी मेंबर जो था लीग के काउंसिल के अंदर, जहां ट्रू पावर रिसाइड करती थी, इफेक्टिव वीटो था। रिमेंबर दिस वीटो स्टिल इज wielded by the permanent members of the United Nations Security Council। और एक इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये भी था कि कोई भी स्टेट जो इन्वॉल्व है डिस्प्यूट के अंदर, वो काउंसिल में बैठ सकता था और वोट भी कर सकता था। तो ऑब्वियसली दे विल प्रोटेक्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट। तो कभी भी रेजोल्यूशन की तरफ इसमें हम नहीं जा पाए इफेक्टिवली। नाउ लीग डिसबैंड होना शुरू हुई, ये कोई इमीडिएट इवेंट नहीं था 1946 में। इसके पीछे एक पूरी प्रोसेस है, जो प्रोसेस लेट 20s में और अर्ली 30s में शुरू होती है। जापान ने इन्वेड किया मंचूरिया को 1931 में, लीग चुपचाप देखती रही। इटली ने इन्वेड किया यूथोपिया का 1935 में, लीग देखती रही। जर्मनी रीऑक्यूपाइड द लाइनलैंड इन 1936। जर्मनी ने 1926-7 में लीग को ज्वाइन किया था। बाय 1933 इन्होंने लीग को छोड़ दिया था। तो उस वक्त हिटलर हैज इमर्ज्ड एज द डी फैक्टो लीडर। तो राइनलैंड को ऑक्यूपाई किया, पहले ही लीग को छोड़ दिया। कंप्लीट रीआर्मामेंट किया जर्मनी का, लीग देखती रही। जर्मनी और इटली जो आर्म्ड फैसिस्ट रिबल्स हैं स्पेन के अंदर, उनको इन्होंने आर्म किया 1937 में। 1937 में जापान ने फुल स्केल वॉर लॉन्च की चाइना के ऊपर। बाय दैट टाइम लीग हैड बिकम ए मार्जिनल प्लेयर इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी। सो जो बेसिक पर्पस था जो कोवेनेंट में था, कलेक्टिव सिक्योरिटी का, वर्ल्ड ऑर्डर का, वर्ल्ड पीस का, इट कंप्लीटली बिकेम इनइफेक्चुअल इन द प्रोसेस। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज सिंपली लॉन्च्ड ऑन द प्लैनेट, जिसकी वजह से 70 मिलियन 7 करोड़ के लगभग मिलिट्री और सिविलियन कैजुअलिटीज हुई। और न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ, विच इज ए स्विंगिंग सॉर्ड इन फ्रंट ऑफ दिस प्लैनेट। एक लटकती हुई तलवार है जो कभी भी गिर सकती है। नाउ हम क्यों बात कर रहे हैं कि लीग ऑफ नेशन इज सिंपली, वी आर लुकिंग इनटू द यूनाइटेड नेशन, कि ये भाई दूसरा लीग ऑफ नेशन बनता जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज हैं यूएन और लीग ऑफ नेशन के बीच में। जो रिविजनिस्ट पावर्स हैं, जो स्टेटस को चेंज करना चाहती हैं, जैसे रशिया है, चाइना, दे आर अनहैप्पी कि अमेरिका और वेस्ट डिसप्रपोर्शनेट पावर ऑक्यूपाई करके उन्होंने रखा हुआ वर्ल्ड स्टेज पे। तो अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है। और इसीलिए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो थिंकर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज का जो डिकेड है हमारा, 2020 का जो डिकेड चल रहा है और आने वाला जो समय है, बेसिकली ये प्री वॉर एरा है। जैसे 1930s और 1920s प्री वॉर एरा थी, वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला था, वैसे ही अब प्री वॉर एरा। और ये सीरियस थिंकर्स और इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं। 1930s में बहुत सारी कंट्रीज जो है वो डिप्लोमेटिक फेंस सिटिंग जिसे हम कहते हैं, वहां पे बैठी हुई थी। आज भी वैसे ही हो रहा है। जो बेसिक यूएन प्रिंसिपल्स हैं, लाइक टेरिटोरियल सोवरेनिटी, इसके ऊपर भी अब कोई कंसेंसस नहीं है। हमने देखा कि यूक्रेन के अंदर रशिया ने क्या किया। डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया इज एन इंडियन एलाई, लेकिन इंडिया हैज ऑलवेज वाउच्ड फॉर टेरिटोरियल सोवरेनिटी। लेकिन यहाँ पे इंडियाज वॉइस वाज आल्सो म्यूटेड। जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी जैसे बेसिक यूएन प्रिंसिपल्स भी अब सैक्रोसैंट नहीं रहे। लॉन्ग टर्म जो यूएस कमिटमेंट है यूनाइटेड नेशंस को, उसके ऊपर अब लिंगरिंग डाउट्स हैं बिकॉज ऑफ द इमरजेंस ऑफ ए वेरी डिफरेंट रिपब्लिकन पार्टी। जैसे यूनाइटेड नेशन का कमिटमेंट लीग ऑफ नेशन के लिए नहीं था, दे नेवर बिकेम द मेंबर, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस के लिए भी कहा जा रहा है कि जो कमिटमेंट है भाई वो अब डिस्प्यूटेड है, लिंगरिंग डाउट्स हैं उसमें। यूनाइटेड नेशन को चलाने के लिए यूएस का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इज डी फैक्टो वर्ल्ड सुपर पावर। पॉलिटिकल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, साइंटिफिक, हर एंगल से अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स स्टिल इज द अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बाय लार्ज मार्जिन। तो बगैर यूएस के सपोर्ट के आप कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते। लीग को फेट को अवॉइड करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल जो बनाई गई यूनाइटेड नेशन के अंदर, उसके जो आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने वीटो दिया जो परमानेंट मेंबर्स थे P5 को, जिसमें रशिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है और हमारा चाइना है। नाउ दिस वाज नेसेसरी क्योंकि ये जो जॉइंट कस्टोडियंस थे वर्ल्ड ऑर्डर के, जो विक्टर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, इनका परमानेंट जो सीट है वहां बैठना जरूरी था। एंड दे नेगोशिएटेड फॉर द वीटो, ताकि कल को ये यूनाइटेड नेशन
should not and cannot act against their national interest। ये शर्त थी जिसके बेसिस पे उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया और जो वर्ल्ड पीस का नया एक सिस्टम बन के उभरा उसको अपना सपोर्ट दिया। अब इसकी हम कीमत चुका रहे हैं। देखा हमने कि कैसे रशिया ने अपने अगेंस्ट जो भी प्रपोजल्स लाए गए, जब उन्होंने यूक्रेन को इन्वेड किया उन्होंने उसको वीटो कर दिया, और वीटो का इस्तेमाल बार बार अमेरिका भी करता रहता है। हमने देखा अभी इसराइल के केस में क्लियर कट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है गाजा के अंदर अभी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसराइल इज ए क्लोज एंड स्टेडफास्ट एलाई। वी कैन एज पर जयशंकर साहब कि भाई जो 7 अक्टूबर को हुआ उसको भी हम टेरर अटैक कह सकते हैं, और साथ ही साथ जो अब वहां हो रहा है वो डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स हो रहा है। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि अमेरिका बार बार प्रपोजल्स को, ह्यूमैनिटेरियन प्रपोजल्स को भी वीटो कर रहा है और अपनी पावर्स का मिसयूज किया जा रहा है। दुनिया भर में 1920s और 30s की तरह अल्ट्रा नेशनलिस्ट अल्फा लीडर्स हो रहे हैं। अर्डोगान टर्की में बैठा हुआ है, जी जिनपिंग चाइना में है, व्लादिमीर पुतिन यूएस में है, डोनाल्ड ट्रंप इज इन अमेरिका, एंड इवन इन इंडिया वी हैव ए कंजर्वेटिव लीडर। तो जो वर्ल्ड बॉडी है, नेशनलिज्म जो है वो इंटरनेशनलिज्म को बीट कर रहा है, आने वाले समय में करेगा। तो जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं वो आइसोलेनिस्ट बेसिकली फॉलो कर रहे हैं। यूनिलैटरल जो अप्रोच है जैसे हमने ब्रेग्जिट में देखी वो हमारे सामने है। तो स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं 1920s और 30s की तरह। और यूनाइटेड नेशन जिसका जॉब है वर्ल्ड पीस को प्रोटेक्ट करना, कितना वो कर पाएगा इस पे अब बहुत सीवियर डाउट्स खड़े हो गए। नाउ यू में से कि ये पिक्चर हमने पहले भी देखी है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा ओबिचुरीज लिखना इंटेलेक्चुअल्स और थिंकर्स का काम रहा है। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब कोल्ड वॉर शुरू हुई उस वक्त भी 40 साल जब तक वर्ल्ड कोल्ड वॉर रही 1991 तक, ये बात कही जाती रही कि यूएन जो है बिल्कुल इनफेक्टिव बॉडी है, कुछ भी इनसे नहीं हो सकता। चाहे वो इंपॉर्टेंट इशू जैसे डिसआर्मामेंट है उसकी हम बात करें, या फिर इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हो 1979 का, वियतनाम वॉर हो, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, क्यूबन जो क्राइसिस खड़ा हुआ उसकी अगर हम बात कर लें। इसके अलावा 1990s के बाद 9/11 के बाद इन्वेजन ऑफ इराक हो ऑन फिल्मी ग्राउंड्स। तो बेसिक प्रिंसिपल्स को यूनाइटेड नेशन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है और ये बात बार बार कही जाती है। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो फंडामेंटली डिफरेंट है। अब बात पुरानी कोल्ड वॉर की नहीं, ये एक नई कोल्ड वॉर है जिसमें दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं, एशिया पैसिफिक की बात करें, अफ्रीका की बात करें, वो तेजी से डेवलप हो रही। China has emerged as a parallel to America, parallel to American economic power. यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें, उसके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन जो एडवर्सरी था अमेरिका का, उनका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो कभी हाफ भी नहीं हुआ अमेरिका का। चाइनीज इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑन द अदर हैंड इज सिंपली कंपीटिंग अगेंस्ट द कंबाइंड वेस्ट। ये एक सीवियर क्राइसिस खड़ा होने वाला है, और जबकि दो इंपॉर्टेंट मेजर जो पावर्स हैं चाइना और रशिया, इनके बीच एक अलायंस है। तो अब आने वाले समय में जो पुरानी कोल्ड वॉर का डायनामिक्स था यूनाइटेड नेशन के अंदर वो अब नहीं रहेगा, और भी फंडामेंटल हम चेंजेस देखेंगे। क्या फ्यूचर है? रोल ऑफ न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनका रोल अब और भी ज्यादा क्रिटिकल और डिसाइसिव हो गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है दुनिया में जो पीस मेंटेन किए हुए है, क्या वो यूनाइटेड नेशन मेंटेन किए हुए 1945 के बाद से? नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स ने पीस मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ वॉर होगी जब न्यूक्लियर वेपन्स इन्वॉल्व होंगे तो भाई वो कॉस्ट ऑफ पीस से काफी ज्यादा होगी। तो इसीलिए स्टेट्स आर रैशनल एक्टर्स, दे अंडरस्टैंड कि जो कॉस्ट होगी वॉर की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर 7 करोड़ लोग मरे थे, तो ये जो वॉर होगी इसमें एनाहिलेशन भी हो सकता है ह्यूमन रेस का। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में चाहे वो ताइवान की हम बात करें, ताइवान को जो इन्वेजन चाइना करने वाला है, या फिर और भी जो फ्लैश पॉइंट्स हैं, उनमें न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर यूक्रेन के पास होते तो आज रशिया ने इन्वेड नहीं किया होता। सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स यूएन का जरूरी है। जो जो वर्ल्ड ऑर्डर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया और आज जो अवस्था है, जो परिस्थिति है, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंसेस है। इंडिया फॉर एग्जांपल द लार्जेस्ट कंट्री ऑन प्लैनेट, द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पीपीपी बेसिस पे, फिफ्थ लार्जेस्ट ऑन nominal basis, multi-religious, multi-ethnic country, very diverse country, a 5,000-year-old civilization, यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं है। अफ्रीका से कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है, और जो टाइनी प्यूनी कंट्रीज हैं यूरोप की, फ्रांस और इंग्लैंड जैसी,
यस, वो मेंबर्स हैं। तो सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स की काफी ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज जो ओल्ड सिस्टम है इट कैन नॉट सस्टेन द चैलेंजेस दैट इज कमिंग इन आवर वे। मल्टीलैटरल पार्टनरशिप्स के ऊपर ज्यादा फोकस होगा, मिनी प्लूरिलैटरल्स होंगे, इनके ऊपर अब फोकस ज्यादा किया जाएगा। G77, G20, G7, नेटो, ऑकस, क्वाड, इन पे आप ज्यादा फोकस आप देखेंगे, क्योंकि यूएन जो है धीरे धीरे इनफेक्टिव होता जाएगा। हालांकि यूएन का चार्टर आज भी बहुत ही रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है, चाहे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की हम बात करें या फिर क्लाइमेट चेंज की, ह्यूमन राइट्स की बात करें या वुमन एम्पावरमेंट की, इथिक्स इन एआई की बात करें, या फिर आप बात करें चाइल्ड राइट्स की, तो वहां पे यूनाइटेड नेशंस का आज भी कोई पैरेलल नहीं है। जो इनके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड पावर्स को ये चाहिए कि जैसे उन्होंने कोल्ड वॉर के दौरान किया था कि कंपार्टमेंटलाइज किया था अपने इश्यूज को, तो जो कोर ग्लोबल एजेंडाज हैं एटलीस्ट वहां पे कंसेंसस बना रहे, और इंडो पैसिफिक और अफ्रीका और जो डेवलपिंग कंट्रीज है लैटिन अमेरिका की, उनके सामने बात रखी जाए कि यूएन चार्टर आज भी बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द वर्ल्ड पीस। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अगर ऑफिशियल अनऑफिशियल 9 है, लेकिन दुनिया भर में देयर आर मोर देन 190 कंट्रीज, तो किसी भी वॉर में जो कोलैटरल डैमेज होगा दैट विल बी वेरी वेरी एक्सटेंसिव। तो यूएन चार्टर को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। इंडिया के केस में आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट इट। ये हमारा सिविलाइजेशनल एक ड्यूटी भी है कि वर्ल्ड पीस दुनिया में बना रहे, क्योंकि इसका नुकसान अगर वॉर होती है तो बहुत ज्यादा होने वाला है। तो यूएन का इफेक्टिव बने रहना बहुत जरूरी है, इसमें इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। You can join me on my Telegram channel as well. If you like the video, click on the like button and subscribe to the channel. Thank you.